आज हम बात कर रहे हैं भारत पर हुए अरब आक्रमण की। लेकिन ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है जैसा हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है दो अलग अलग दुनियाओं के टकराने की, नए विचारों के लेन देन की और उस बदलाव की जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य तय कर दिया। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उस दौर की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आम तौर पर इतिहास की मोटी मोटी किताबों में खो जाती है। सही बात है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि हमला कब हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और सबसे जरूरी बात उसके बाद क्या हुआ। हाँ, और ये उसके बाद वाला हिस्सा ही सबसे दिलचस्प है। हम देखेंगे कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, उस समय अरब की जमीन पर क्या चल रहा था और भारत की अपनी राजनीतिक और सामाजिक हालत कैसी थी जिसने इस आक्रमण का दरवाजा खोला। मतलब सिर्फ तलवारों की बात नहीं हो गई। नहीं, हम उन विचारों और खोजों की भी बात करेंगे जिनका आदान प्रदान हुआ। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। 712 ईस्वी से भी पहले चलते हैं और समझते हैं कि उस वक्त दुनिया, खासकर अरब और भारत की जमीन पर माहौल कैसा था। ठीक है। कहानी की बुनियाद मुझे लगता है धर्मों के उदय में है। देखिए, दुनिया में हजारों धार्मिक मत हैं, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि 4 बड़े धर्म, ईसाई, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध, ये दुनिया की लगभग 75% आबादी को समेटे हुए हैं। हाँ, और यहाँ एक बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्या? एक तरफ हैं ईसाई और इस्लाम जैसे धर्म जो एक पवित्र किताब बाइबल या कुरान पर आधारित हैं। इनके नियम साफ हैं, एक ईश्वर की अवधारणा है। अच्छा। दूसरी तरफ है सनातन धर्म, जिसे दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। ये किसी एक किताब तक सीमित नहीं था। ये आस्था और मूर्ति पूजा पर ज्यादा केंद्रित था। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर था। और कमाल की बात यह है कि इस्लाम के आने से पहले अरब का इलाका भी इसी तरह बहुदेववादी था। मक्का का काबा, जो आज इस्लाम का सबसे पवित्र केंद्र है, हाँ। इन दस्तावेजों के मुताबिक उस वक्त 360 मूर्तियों का घर हुआ करता था और इसकी देखरेख कुरैश परिवार करता था और इसी परिवार में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। सही कहा। पैगंबर मोहम्मद ने इसी मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ईश्वर के संदेश का प्रचार किया। जाहिर है मक्का के ताकतवर लोगों को ये पसंद नहीं आया, तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। बहुत ज्यादा। और वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए। मदीना में उन्होंने सिर्फ एक धार्मिक नेता के तौर पे नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सैन्य ताकत के रूप में अपनी शक्ति को संगठित किया और कुछ साल बाद मक्का पे विजय हासिल की। उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी आई खलीफाओं पर। पहले 4 खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के दौर में इस्लाम अविश्वसनीय तेजी से फैला। हाँ। वैसे यहीं पर वो बीज भी पड़े जिससे आगे चलकर शिया और सुन्नी समुदाय का विभाजन हुआ। हाँ, और ये समझना जरूरी है, विवाद का केंद्र ये था कि पैगंबर के बाद नेतृत्व कौन करेगा। क्या वो परिवार के खून के रिश्ते से होना चाहिए, जैसा शिया पक्ष का मानना था, या समुदाय के सबसे योग्य व्यक्ति को चुना जाना चाहिए? बिल्कुल, जो सुन्नी पक्ष की दलील थी। इसी उत्तराधिकार के सवाल ने इस्लामी दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इन खलीफाओं में, खासकर खलीफा उमर के समय में, इस्लाम एक बहुत मजबूत सैन्य संगठन बन गया। बिल्कुल, सीरिया, मिस्र, ईरान, एक के बाद एक बड़ी सल्तनतें ढह गई। उनका एक नारा था जिहाद, यानी उन लोगों के खिलाफ संघर्ष जो इस्लाम को नहीं मानते थे। तो मतलब एक बहुत ही अनुशासित और प्रेरित सैन्य बल था। हाँ, जो मजहब के नाम पर लड़ रहा था। और यही विस्तार की लहर एक दिन भारत के दरवाजे तक पहुंचने वाली थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। कौन सा? भारत में इस्लाम तलवार के जोर से बहुत पहले पहुंच चुका था। इन लेखों में एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है कि भारत की पहली मस्जिद, चेरमन जुमा मस्जिद, केरल में 628 ईस्वी में ही बन गई थी। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। मतलब किसी भी आक्रमण से लगभग 80-90 साल पहले की बात है। बिल्कुल, मालाबार तट का अरब दुनिया से सदियों पुराना व्यापारिक रिश्ता था। तो पहले इस्लाम व्यापार के रास्ते आया, लेकिन बाद में आक्रमण के रास्ते। तो जब सैन्य विस्तार का दौर शुरू हुआ तो खलीफा के आदेश साफ थे। हाँ, स्रोत बताते हैं कि भारत के लिए 4 मुख्य उद्देश्य तय किए गए थे। इस्लाम का प्रचार करना, यहाँ से धन लूटना, मंदिरों को तोड़ना और एक इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना। 1 मिनट रुकिए, क्या ये चारों उद्देश्य बराबर थे? मतलब हमारे स्रोतों में क्या इस बात का कोई संकेत मिलता है कि मुख्य मकसद धन लूटना था और धर्म का प्रचार सिर्फ एक बहाना, या फिर वे इसे वाकई एक धार्मिक कर्तव्य मानते थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है
और इतिहासकारों में इस पर बहस है। कुछ का मानना है कि मुख्य प्रेरणा आर्थिक थी। भारत की दौलत हमेशा से एक बड़ा आकर्षण रही है। हाँ, वो तो है। लेकिन उस दौर के लेखकों जैसे चचनामा को पढ़ें तो धर्म को एक बड़ी वजह के तौर पर पेश किया गया है। शायद सच इन दोनों के बीच में है। धन और धर्म दोनों ही शक्तिशाली प्रेरक थे। तो पहला प्रयास कब हुआ? पहला प्रयास हुआ 636 ईस्वी में मुंबई के पास थाने पर, जो पूरी तरह असफल रहा। अच्छा। इसके बाद भी कई कोशिशें हुई, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। असली सफलता मिली 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। और इसका तात्कालिक कारण क्या बताया गया? कारण बताया गया कि श्रीलंका से कुछ अरब जहाज आ रहे थे, जिन्हें सिंध के पास समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। और जब सिंध के राजा दाहिर से हर्जाना मांगा गया तो उन्होंने मना कर दिया, ये कहते हुए कि डाकू उनके नियंत्रण में नहीं है। बस इसी को बहाना बनाकर एक बड़ी सेना भेज दी गई। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी? अक्सर असली वजहें पर्दे के पीछे होती हैं। सिंध की अपनी हालत कैसी थी उस वक्त? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सिंध की आंतरिक स्थिति शायद सबसे बड़ा कारण थी। राजा दाहिर एक बहादुर योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके राज्य में सामाजिक दरारें बहुत गहरी थीं। जाट और मेद जैसी लड़ाकू जनजातियों के साथ उनके संबंध बहुत खराब थे। मतलब सामाजिक भेदभाव था? बहुत ज्यादा। और इसी वजह से जब कासिम की सेना आई तो इन जनजातियों ने राजा दाहिर का साथ नहीं दिया। ये इतिहास का एक कड़वा सच है जो बार बार सामने आता है। बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक अक्सर घर की फूट साबित होती है। बिल्कुल। इसी फूट का फायदा उठाकर कासिम ने एक एक कर देवल, नेरून और सेहवान जैसे शहर जीते और आखिर में रावर के युद्ध में राजा दाहिर को हरा दिया। राजा दाहिर लड़ते हुए मारे गए। हाँ, और उनके परिवार को बंदी बना लिया गया। कासिम का अंत भी बड़ा नाटकीय रहा। उसकी मौत को लेकर भी तो दो अलग अलग कहानियां मिलती हैं। हाँ, एक कहानी जो चशनामा में मिलती है वो काफी फिल्मी है। उसके अनुसार राजा दाहिर की बेटियों ने बदला लेने के लिए खलीफा से झूठ कहा कि कासिम ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, और गुस्से में खलीफा ने कासिम को मरवा दिया। सही। लेकिन ज्यादा तार्किक और ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक कहानी ये लगती है कि दमिश्क में सत्ता बदल गई थी। अच्छा, राजनीतिक कारण। हाँ, नया खलीफा सुलेमान कासिम के राजनीतिक गुट का दुश्मन था और उसने राजनीतिक दुश्मनी के चलते कासिम को वापस बुलाकर मरवा दिया। सिंध जीतने के बाद कासिम ने वहां जजिया कर लगाया। ये क्या था? जजिया एक तरह का धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों को अपनी सुरक्षा और अपने धर्म का पालन करने के बदले में देना पड़ता था। इस्लामी कानून के मुताबिक दुनिया दो हिस्सों में बंटी थी, काफिर यानी मूर्ति पूजक और जिम्मी यानी वो लोग जिनके पास अपनी पवित्र किताब थी, जैसे ईसाई और यहूदी। तो शुरू में नियम काफिरों के लिए बहुत सख्त थे। बहुत। या तो इस्लाम कबूल करें या मौत। लेकिन भारत में ये व्यवहारिक नहीं था। करोड़ों लोगों को मारना या धर्म परिवर्तन कराना असंभव था। इसलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया। और हिंदुओं को भी जिम्मी का दर्जा देकर जजिया के दायरे में ले आया गया। बिल्कुल। यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जो हमारे स्रोतों में साफ दिखता है। हम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ते हैं और फिर सीधे 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी पर पहुंच जाते हैं। हाँ। सवाल ये है कि बीच के लगभग 300 साल कहाँ गए? इतिहास की किताबों में ये पन्ना अक्सर खाली क्यों लगता है? ये इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कम बताया गया हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि 712 के बाद अरबों ने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने की और बार बार की। लेकिन उन्हें एक ऐसी चट्टान से टकराना पड़ा जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। 738 ईस्वी में भारत के अलग अलग राजाओं ने, जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे, एक अविश्वसनीय गठबंधन बनाया। कौन थे ये राजा? इसमें मेवाड़ के महान राजा बप्पा रावल, गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम और दक्षिण के चालुक्य वंश के विक्रमादित्य द्वितीय जैसे बड़े नाम शामिल थे। वाह! इन तीनों ने मिलकर एक विशाल सेना बनाई और राजस्थान की धरती पर अरबों की सेना को ऐसी भयानक हार दी कि वो सिर्फ सिंध से ही नहीं बल्कि आज के रावलपिंडी से भी पीछे खदेड़ दिए गए। मतलब इस एक जीत ने भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास बदल दिया। बिल्कुल। इस एक लड़ाई ने अरब खलीफाओं को यह संदेश दे दिया था कि भारत को जीतना आसान नहीं है। इसने भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाया और अगले 300 साल तक उत्तर भारत में एक तरह की शांति बनी रही। ये वो पन्ना है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। तो सैन्य रूप से तो अरबों को रोक दिया गया,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तलवारें शांत हो जाती हैं तो अक्सर विचारों और संस्कृति का आदान प्रदान शुरू होता है। इस मामले में क्या हुआ? ठीक है, भारत को अरबों से कुछ चीजें मिली, जैसे ऊंट पालन के बेहतर तरीके, खजूर की खेती और खास तौर पर मानचित्र बनाने की कला, जिसे कार्टोग्राफी कहते हैं। और मॉनसून की हवाओं को समझने में भी मदद मिली। हाँ, जिससे समुद्री व्यापार बेहतर हुआ। लेकिन असली कहानी तो इसके उलट है। भारत ने दुनिया को क्या दिया वो कहीं ज्यादा बड़ा और अभूतपूर्व था। हाँ, और ये बात आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। अरब दुनिया उस समय ज्ञान का एक बड़ा केंद्र बन रही थी, खासकर बगदाद। वे दुनिया भर से ज्ञान इकट्ठा कर रहे थे। भारतीय ज्ञान, दर्शन, ज्योतिष, चिकित्सा और सबसे बढ़कर गणित। गणित। हाँ, गणित अरबों के माध्यम से एक पुल की तरह काम करते हुए यूरोप तक पहुंचा। जब मैंने स्रोतों में ब्रह्मगुप्त के बारे में पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं 628 ईस्वी की। उस समय ब्रह्मगुप्त अपनी किताब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिख रहे थे। हाँ, उसमें शून्य के नियम, द्विघात समीकरण, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का फॉर्मूला, सब कुछ था। पाई का मान, जिसे उन्होंने √10 बताया, जो काफी करीब है, और यहां तक कि पृथ्वी की परिधि की गणना भी मौजूद थी। ये तो स्टुपेंडस है। मतलब ये ज्ञान भारत में ही बन नहीं रहा। नहीं, अरब के विद्वानों ने इन संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया। अल ख्वारिज़मी जैसे महान गणितज्ञ ने भारतीय अंकों, मतलब 0 से 9 के आधार पर ही अपनी किताब लिखी, जिससे आज हम एल्गोरिदम और अलजेब्रा जैसे शब्द जानते हैं। और जिसे दुनिया पाइथागोरस प्रमेय कहती है। उसके सिद्धांत भारत में बौधायन सूत्र में बहुत पहले से मौजूद थे। तो एक तरह से अरब ज्ञान के वाहक बन गए, लेकिन सैन्य शक्ति के तौर पर भारत में उनका प्रभाव सिंध तक ही सीमित रह गया। सही। अब मंच पर एक नई और शायद ज्यादा आक्रामक शक्ति का उदय हो रहा था, तुर्क। ये कौन थे और अरबों से कैसे अलग थे? ये एक बड़ा बदलाव था। तुर्क मूल रूप से मध्य एशिया के लड़ाकू कबीले थे, जो पहले बौद्ध या प्रकृति पूजक हुआ करते थे। उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया। अच्छा, तो वो नए-नए मुसलमान बने थे। शासक था, जिसे बगदाद के खलीफा ने आधिकारिक तौर पर सुल्तान की उपाधि दी। सुल्तान, इसका मतलब क्या था? सुल्तान का मतलब होता है अधिकार या शक्ति, या एक तरह से खलीफा की धार्मिक सत्ता के तहत एक स्वतंत्र सैन्य शासक की मान्यता थी। गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसका मकसद क्या था? क्या वो भी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था? नहीं, गजनवी का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य स्थापित करना नहीं था। उसका एक ही मकसद था, भारत के मंदिरों और शहरों से बेहिसाब दौलत लूटना और उसे अपनी राजधानी गजनी ले जाना, ताकि वो मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को मजबूत कर सके। बिल्कुल। हालांकि उसका दरबारी इतिहासकार उतबी लिखता है कि इस्लाम का प्रचार और मूर्ति पूजा को खत्म करना भी एक बड़ा मकसद था। उसने राजा जयपाल को हराया, मुल्तान और नगरकोट को लूटा, और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर उसका आक्रमण सबसे कुख्यात है। लेकिन क्या गजनवी अजय था? क्या उसे कभी किसी ने चुनौती नहीं दी? बिल्कुल दी। ये जानना भी जरूरी है कि गजनवी को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। हमारे स्रोत बताते हैं कि अजमेर के चौहान राजाओं जैसे गोविंदराज द्वितीय ने उसे बुरी तरह हराया था। अच्छा। हाँ, और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ये एक बार फिर वही बात साबित करता है कि जहां भी संगठित और एकजुट होकर प्रतिरोध हुआ, वहां आक्रमणकारियों को कड़ी चुनौती मिली। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। भारत में इस्लाम का आना कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। हाँ, इसकी शुरुआत व्यापार और विचारों के आदान प्रदान से हुई, जो बाद में सैन्य आक्रमण में बदल गई। सही कहा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अरब आक्रमण को एक मजबूत भारतीय गठबंधन ने लगभग 300 साल तक रोके रखा। इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और इस दौर में सिर्फ तलवारें ही नहीं चलीं, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा आदान प्रदान हुआ जिसमें भारतीय गणित और विज्ञान ने अरब के रास्ते पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि इतिहास सिर्फ विजेताओं और पराजितों की कहानी नहीं है। ये संस्कृतियों के मिलने, विचारों के टकराने और एक दूसरे से सीखने की भी कहानी है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये स्रोत हमें बार बार दिखाते हैं कि बाहरी आक्रमणकारी जितने शक्तिशाली थे, उतनी ही महत्वपूर्ण भारत की आंतरिक स्थिति भी थी। हाँ, चाहे वो राजा दाहिर के समय का सामाजिक भेदभाव हो
या बाद के दौर में राजाओं की आपसी फूट? सही। संगठित न हो पाना वो एक ऐसी कमजोरी थी जिसने बार बार आक्रमणकारियों का काम आसान किया। ये सोचना दिलचस्प है कि इतिहास केवल विजेताओं की ताकत से नहीं, बल्कि पराजित होने वालों की अपनी आंतरिक कमजोरियों से भी कितना आकार लेता है। नमस्कार। सोचिए, एक लुटा हुआ जहाज और उसने भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बड़ी इस्लामी जीत की नींव रख दी। ये कैसे हुआ? आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं। साल 712 ईस्वी, सिंध पर अरबों का आक्रमण। ये दक्षिण एशिया के इतिहास का एक बहुत ही अहम मोड़ था। हाँ, तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक घटना से, समंदर में हुई एक लूटपाट की घटना। लेकिन इस एक घटना ने, समझिए, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। दो बड़ी बड़ी सभ्यताएं आमने सामने आ खड़ी हुईं। अब देखिए, इस हमले को ठीक से समझने के लिए हमें उस समय की दुनिया को देखना होगा। बात हो रही है 8वीं सदी की शुरुआत की। उस वक्त दुनिया में दो बड़ी ताकतें थीं। एक तरफ पश्चिम में तेजी से उभरती हुई इस्लामी खिलाफत और दूसरी तरफ पूरब में भारत के खुशहाल राज्य। तो ये टाइमलाइन हमें क्या बताती है? देखिए, पैगंबर मोहम्मद के बाद 632 ईस्वी से इस्लामी खिलाफत ने बहुत तेजी से फैलना शुरू किया। 100 साल से भी कम के समय में अरब से एक नई मजहबी और सियासी ताकत दुनिया के नक्शे पर छा गई, और 712 आते आते वो सिंध पर एक कामयाब हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो ये खिलाफत थी क्या चीज़? असल में ये सिर्फ एक सल्तनत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा तेजी से फैलता हुआ साम्राज्य था। इसका मुखिया होता था खलीफा, जिसे पैगंबर मोहम्मद का वारिस माना जाता था। और इनका मकसद साफ था, अपने मजहब को फैलाना, फौजी ताकत बढ़ाना और साम्राज्य का विस्तार करना। इससे पहले सदियों तक भारत और अरब के रिश्ते बिल्कुल अलग थे। सब कुछ शांति से चल रहा था, व्यापार हो रहा था। यहाँ से मसाले, रेशम, कपास जाते थे, वहाँ से खजूर और अरबी घोड़े आते थे। लेकिन 8वीं सदी की शुरुआत में सब कुछ बदलने वाला था। खिलाफत के इरादे अब बदल चुके थे। अब व्यापार की जगह जंग ने ले ली थी। तो फिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग लगा दी? चलिए अब सीधे उस घटना पर चलते हैं जिसने एक मामूली सी लूटपाट के झगड़े को एक बड़ी जंग में तब्दील कर दिया। ये पूरा मामला 4 स्टेप्स में सामने आया। पहला स्टेप, श्रीलंका से आ रहा एक अरब जहाज सिंध के साहिल पर लूट लिया गया। ये एक बहाना बन गया। दूसरा स्टेप, खलीफा के गवर्नर हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर से हरजाना मांगा। तीसरा स्टेप, राजा दाहिर ने साफ मना कर दिया, कहा कि लुटेरे उनके काबू से बाहर हैं। और चौथा स्टेप, हज्जाज ने अपने 17 साल के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध जीतने के लिए भेज दिया। तो जो बात एक मुआवजे की मांग से शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते एक पूरी फौजी मुहिम का सबब बन गई। और हमले के पीछे का मकसद क्या था? वो बिल्कुल साफ था, जैसा कि खिलाफत के हुक्म से पता चलता है। मकसद था इस्लाम के दुश्मनों से लड़ना, उन्हें इस्लाम में लाना या ख़त्म कर देना, और उनकी दौलत और जायदाद लूट लेना। तो ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं थी, ये मजहब, दौलत और ताकत तीनों के लिए थी। मोहम्मद बिन कासिम की जो फ़ौज थी, वो उस ज़माने के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त थी। उनके पास सीरिया के बेहतरीन घुड़सवार थे, ऊंट थे और मंजनीक जैसे हथियार थे। ये मंजनीक एक तरह की बहुत बड़ी गुलेल थी जो भारी भारी पत्थर फेंक कर किलों की दीवारें तक गिरा सकती थी। मतलब एक तरह से उस वक्त की हाईटेक आर्मी थी। और फिर आया साल 712, रावर की वो फैसलाकुन लड़ाई जिसमें राजा दाहिर हार गए और मारे गए। बस इस एक जंग ने सिंध में जो बरसों से चला आ रहा निजाम था, उसे जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन सवाल यह है कि राजा दाहिर हारे क्यों? ये कोई मामूली फौजी हार नहीं थी। इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तो अंदरूनी फूट थी, जाट जैसी कई स्थानीय कबीलों का उन्हें साथ नहीं मिला। दूसरा, उन्होंने दूर की नहीं सोची। जब कासिम की फौज बीमारी से कमजोर थी और मदद का इंतजार कर रही थी, तब हमला नहीं किया। और तीसरा, जाहिर है, अरब फौज के पास बेहतर हथियार थे जो आखिर में फैसलाकुन साबित हुए। जीत के बाद सिंध में एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। नया अरब शासन आया और उसने वहां के समाज, मजहब और अर्थव्यवस्था, हर चीज को बदलना शुरू कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सिंध की जीत का मतलब था भारतीय उपमहाद्वीप में पहले अरब सूबे की स्थापना। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने इस इलाके में पहली बार सीधे इस्लामी सियासी हुकूमत की शुरुआत की। सबसे बड़े बदलावों में से एक था एक नया टैक्स सिस्टम। इसे कहते थे जजिया।
ये एक ऐसा टैक्स था जो इस्लामी राज्यों में गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जिन्हें धिम्मी कहते थे। मतलब ये एक ऐसा टैक्स था जो मजहबी पहचान के आधार पर लिया जाता था। हाँ, लेकिन ये जजिया टैक्स सब पर नहीं लगता था। इसके भी कुछ नियम कायदे थे, जैसे ब्राह्मणों, औरतों, अपाहिजों, बुजुर्गों और बच्चों को ये टैक्स नहीं देना पड़ता था। उन्हें इससे छूट मिली हुई थी। इसके अगले ही साल 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान शहर पर भी कब्जा कर लिया। मुल्तान उस जमाने में इतना अमीर था कि उसे सोने का शहर कहा जाता था। इस कब्जे से पता चलता है कि दौलत भी एक बहुत बड़ी वजह थी जिसने अरब फौज को और आगे बढ़ने के लिए उकसाया। तो जिस आदमी ने ये सब किया, उसका क्या हुआ और इस हमले ने पीछे क्या छोड़ा? चलिए अब इस पूरी कहानी के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। मजे की बात यह है कि मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध को जीता, उसकी अपनी मौत एक रहस्य है। इतिहास में उसकी मौत की 2 अलग-अलग कहानियां मिलती हैं। एक थ्योरी है बेटियों का बदला। कहा जाता है कि राजा दाहिर की बेटियों ने खलीफा से उसकी झूठी शिकायत की। दूसरी थ्योरी है सियासी साजिश की, कि नए खलीफा ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के चक्कर में कासिम को भी मरवा दिया। लेकिन आखिर में हुआ ये कि सिंध पर अरबों की जीत ने भारतीय उपमहाद्वीप और इस्लामी दुनिया के बीच हमेशा के लिए एक रास्ता खोल दिया। कल्चर, मजहब, सियासत, हर तरह के लेन देन का रास्ता। इसी एक घटना ने आने वाली सदियों की उस कहानी की बुनियाद रखी जिसने इस पूरे इलाके का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही है कि 712 का ये हमला क्या सिर्फ एक इलाकाई जीत थी, या फिर इसने भारतीय इतिहास में एक ऐसे बदलाव की शुरुआत की जो हमेशा के लिए था? सोचने वाली बात है, क्योंकि इसी घटना ने भविष्य की सल्तनतों और दक्षिण एशिया में इस्लाम की मजबूत मौजूदगी की नींव रखी। एक ऐसी विरासत जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है।